समाचार दौर सच के साथ। मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ। ठीक 5 मिनट के लिए मैं इसको रैप अप करूँगा। शेयर बटन दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। कुछ नए और दोस्त जो यंग हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट वो लोग इसको देख सकें, क्योंकि उनका करियर है। 5-5 साल 6-6 साल लोग तैयारी करते हैं और आखिरकार जब सरकार रिजल्ट देती है तो इतना बड़ा घोटाला कर देती है। देखिए हुआ क्या है इस साल, मतलब अभी जो रिजल्ट आया है 4 अगस्त को भारत सरकार ने रिजल्ट जारी किया है 12:56 पर। ये रिजल्ट जो है ये 2019 में हुई परीक्षा का है, और ये परीक्षा जब विज्ञापन इसका आया था तो टोटल 927 पद के लिए ये विज्ञापन आया था। 927 ऑफिसर्स सेंट्रल सिविल सर्विस में नियुक्त होने थे। इसमें आईएएस के 180 पद, आईएफएस के 24 पद, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस के 24 पद, इंडियन पुलिस सर्विस के 150 पद, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए के 438 पद और ग्रुप बी सर्विस के 135 पद, मतलब कुल मिलाकर 927 पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज निकली थी। इसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 397, ईडब्ल्यूएस के 83, ओबीसी के लिए 251, एससी के लिए 129, एसटी के लिए 67, ये टोटल वैकेंसीज निकली थी। विज्ञापन आप देख सकते हैं, कोई भी आदमी चाहे तो इसका विज्ञापन देख सकता है। अब लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम सारे लोग चौंक गए कि 927 का जो विज्ञापन आया था इसकी जगह भारत सरकार ने सिर्फ 829 लोगों का रिजल्ट क्यों दिया? बाकी लोग कहाँ गए? 98 पोस्ट का रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो ये जो 829 लोगों का रिजल्ट आया, इसमें से 304 लोग जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 78, ओबीसी 251, शेड्यूल्ड कास्ट 129 और शेड्यूल्ड ट्राइब 67, ये टोटल रिजल्ट आया। आप सारे लोग अभी भारत सरकार की साइट पे जाके ये रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ सरकार ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें यह भी बताया कि इन अकॉर्डेंस विथ रूल 16(4) and 5 ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स 2019, द कमीशन इज मेंटेनिंग ए कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज अंडर जनरल कैटेगरी 91, ईडब्ल्यूएस 9, ओबीसी 71, SC 8, ST 3 एंड टोटल 182। तो 829 का रिजल्ट जारी किया गया और 182 कैंडिडेट की एक रिजर्व लिस्ट रख ली गई, जो भारत सरकार जिसके बारे में लोगों को नहीं बता रही है। इसमें से ओबीसी सबसे ज्यादा है 71। ये लिस्ट क्या है? ये जो हमने जब भारत सरकार से पता किया, और आप सारे लोग भी पता कर सकते हैं, किसी भी अफसर से जो भारत सरकार ने उससे पूछिए, तो दरअसल हुआ क्या है कि ओबीसी के 71 कैंडिडेट जनरल मेरिट में आ गए हैं। इसी तरह शेड्यूल्ड कास्ट के 8 कैंडिडेट जो हैं वो जनरल मेरिट में आ गए हैं, और शेड्यूल्ड ट्राइब के 3 कैंडिडेट जनरल मेरिट में आ गए हैं। अब भारत सरकार चाहती है कि इन सारे लोगों को इनकी कैटेगरी में रखा जाए और जनरल मेरिट में इनको न जाने दिया जाए, क्योंकि ये सारे लोग अगर जनरल मेरिट में चले जाएंगे तो जनरल मेरिट से सिर्फ 304 अफसर चुने जाएंगे और चुने जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर कोशिश ये है कि ये सारे लोग अपने अपनी कैटेगरी के अंदर पैक हो जाएं और जनरल मेरिट जो ओपन लिस्ट है उसके अंदर न जाएं। इसीलिए भारत सरकार ने 182 कैंडिडेट की एक रिजर्व लिस्ट जारी की और इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट्स को इसमें डाल दिया है, और इस लिस्ट को पब्लिक नहीं किया गया। अगर आप चाहें कि इसके बारे में आरटीआई जानकारी ले लें तो मैं चैलेंज करता हूं आप में से कोई भी आदमी आरटीआई अभी डाल ले। 10 रुपये लगते हैं, ज़्यादातर जगह तो फ्री भी आरटीआई आजकल जाने लगा है ऑनलाइन। इसमें से कोई भी आपको आरटीआई से जानकारी नहीं मिलेगी कि ये 91 लोग और ओबीसी के 71 लोग कौन हैं जिनका कि आप लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं। दरअसल भारत सरकार की मंशा ये है कि ये सारे लोग अपनी कैटेगरी के अंदर ही कोटा लें और जनरल मेरिट लिस्ट में न जाएं। इनको लालच क्या दिया जा रहा है कि अगर आप ओबीसी हैं और अगर आप अपनी कैटेगरी के अंदर रहेंगे तो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, आपको आईएएस मिलेगी। जैसे कि मैं बताऊं कि ओबीसी की जो एक लिस्ट अगर बनेगी अलग से मेरिट में, तो उसमें ओबीसी कैटेगरी में अगर 10वीं मेरिट लिस्ट में कोई होगा तो वो जनरल कैटेगरी की मेरिट में हो सकता है कि 200वें नंबर पे हो। अब उसको कहा जाएगा कि अगर आप ओबीसी मेरिट लिस्ट को क्लेम करोगे तो आप आईएएस बन जाओगे, लेकिन अगर आप जनरल मेरिट लिस्ट में रह जाओगे तो हो सकता है कि आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नहीं मिलेगा। तो ये जो षड्यंत्र है, इसके जरिए कोशिश ये हो रही है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग अपनी कैटेगरी के अंदर फिक्स हो जाएं और वो जनरल मेरिट को में क्लेम न करें। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल मेरिट में 50% लोगों को रिजर्वेशन दे दिया गया है अपर कास्ट को। उसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी के कोई आदमी एंटर नहीं कर सकता है,
क्योंकि उनको कहा जाएगा अगर आप यहाँ एंटर करेंगे तो आपको आपकी पसंद की सर्विस नहीं मिलेगी। और इस तरह से सरकार ने कुल मिलाकर SC ST OBC के 82 ऑफिसर्स को इस साल IAS बनने से, IPS बनने से और IFS बनने से रोक दिया है। 82 अफसर बहुत बड़ी संख्या होती है। एक कलेक्टर आप समझ सकते हैं, जो एक आदमी 5 साल में कलेक्टर बन जाता है, ये लोग कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। एक कलेक्टर एक जिले का में कितनी बड़ी ताकत रखता है, ये आप में से किसी को बताने की जरूरत नहीं। भारत का हर आदमी जानता है कि कलेक्टर किस तरह से जिले का मालिक होता है, करोड़ों का बजट होता है, कई हजार नियुक्तियां करता है, कई ठेके देता है। इतना पावरफुल पोजीशन है। और इतनी पावरफुल पोजीशन के 82 SC ST OBC पोजीशंस has been robbed by government and has been given to general category by this conspiracy. I am saying this conspiracy because this is a big scam and that is happening with some or other rules which should be challenged in the court. I don't know whether that will be challenged or not and how the court will respond. But still, आप अगर इसको आप देखें तो मतलब ये अगर ऐसा मामला है जिस पर कम से कम बात होनी चाहिए। और अगर संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान है तो आपको उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का हर अधिकारी जो है, हर मंत्री और भारत सरकार का प्रधानमंत्री जो है, उसने संविधान की शपथ ली है। और संविधान के अंदर UPSC का जो एक्ट है वो संविधान से बना है। सिर्फ संविधान के अंदर ये एक संवैधानिक संस्था है, तो एक संवैधानिक संस्था अगर आरक्षण का उल्लंघन कर रही है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। मुझे लगता है कि इसको लेकर आपको बात करनी चाहिए। आप सारे लोग भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर इस रिजल्ट को देखें, इसका अध्ययन करें, वकीलों से बात करें, छात्रों से बात करें, कैंडिडेट से बात करें। अमित प्रसाद ये कहने कोई मतलब नहीं कि SC ST OBC के लोग घंटा बजाने में लगे हुए हैं। जो लोग घंटा बजा रहे हैं वही लोग दरअसल इस देश में बड़ा बदलाव भी करते हैं। हो सकता है कि आज वो घंटा बजा रहे हों, लेकिन जो घंटा बजा रहा है वो जिंदगी भर घंटा बजाएगा ये मानने के लिए मेरे पास कम से कम कोई कारण नहीं है। इन्हीं लोगों ने इस देश में मंडल कमीशन भी लागू कराया है, रिजर्वेशन भी लागू कराया है और SC ST एक्ट भी बचाया है। तो घंटा ठीक है बजा रहे हैं, लेकिन घंटा हमेशा बजाते रहेंगे ऐसा भी नहीं है। मतलब कि वो घंटा बजाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो अपने हक और अधिकार के लिए और नौकरी का जब मामला आएगा तो निश्चित रूप से कई तरह के हमले हो रहे हैं। आप सही कह रहे हैं प्रवीण कुशवाहा जी, आपकी टिप्पणी भी देख रहा हूँ। राजीव मिश्रा इस तरह के गाली गलौज आपके संस्कार बता रहे हैं। आपने क्या ट्रेनिंग ली है संस्कृत में पता नहीं। आरक्षण विरोधी सरकार, आशीष कुमार यादव। देखिए, इस बीच में लेटरल एंट्री के जरिए OBC में क्रीमी लेयर की जो नियम है उसको बदल के सारे नौकरी पेशा OBC के लोगों के बच्चों को आरक्षण से बाहर करने का षड्यंत्र है। निजीकरण के जरिए रेलवे और बैंक में बहुत बड़े पैमाने पर SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म करने की कोशिश है। तो इतने सारे षड्यंत्र दरअसल एक साथ हो रहे हैं। ये कुल मिलाकर और हमें यहाँ फंसा दिया गया कि बस आप बचा लो, जो है आप आगे के लिए तो मांग करना इसमें भूल ही जाओ, आप बचा लो बस। जो दिया गया उसको हम लगातार कभी इधर मारेंगे कभी उधर मारेंगे, मतलब इतनी जगह से दर्द उठेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर आपको ऑइंटमेंट और मलहम लगाना है। तो ये इतने तरफ से ये षड्यंत्र हो रहा है। मुझे मालूम है इसके बावजूद कि आप प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं और आप समझते हैं कि ये पावर जो है वो ब्यूरोक्रेसी की क्या है। तो इस बारे में निश्चित रूप से हम लोगों को बात करनी चाहिए। पॉलिटिशियंस को चिट्ठी लिखें, ये रिजल्ट का जो भारत सरकार की वेबसाइट से इस रिजल्ट को निकाल कर इसको भेजें लोगों को। और इस बारे में आप में जागृति निश्चित रूप से है, तभी आपने 1000 से ज़्यादा लोग एक समय इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जाहिर है कई लाख लोग फाइनली इस वीडियो को देखेंगे। तो ये सारा ये मामला मेरे ख्याल से बड़ा मामला होने वाला है और इसको लेकर आप लोग ट्विटर पर भी UPSC स्कैम नाम से एक ट्रेंड अब से थोड़ी देर में चलेगा। आप ट्विटर पर भी आएँ और वहाँ पर भी इसको चलाएं। SC ST OBC के लिए जीवन मरण का प्रश्न है और इसको आप गंभीरता से लेंगे, इस उम्मीद के साथ आप सबसे मैं विदा चाहता हूँ। जय भीम, जय फुले, जय मंडल।